Welcome back. My name is Manish Katiyar, Assistant Professor, Axis College of Planning and Management, Kanpur. Now, we will move towards our next topic, which is winding up of a company. There are several amendments made by introduction of a new act. You all have already aware. That act is Insolvency and Bankruptcy Code 2016, and now in this unit we will discuss about winding up of a company as well as Bankruptcy and Insolvency Code. After introduction of the Bankruptcy and Insolvency Code 2016, there are certain major amendment brought by Companies Amendment Act. So, as this Bankruptcy and Insolvency Code is not covered in our topic, so we will not discuss in detail about this. We will simply focus on Companies Act. Okay. Let us move. As we are discussing about winding up of the companies, so basically what does this winding up means? Companies Act 2013 contains provisions relating to winding up of a company. However, Insolvency and Bankruptcy Code 2016, which has into enforcement in 2016, has made substantial changes in the provisions. Provisions for application for winding up of for inability to pay debt has been omitted. Please ध्यान रखिएगा, जब से इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी को 2016 इंट्रोड्यूस हुआ है, तो हमारे पास एक ग्राउंड होता था कंपनी को वाइंड अप करने का. वो ग्राउंड अब यहाँ से निकल के इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड में चला गया है, और वो ग्राउंड था इनएबिलिटी टू पे डेट्स. एज पर सेक्शन 294 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, वाइंडिंग अप मीन्स, बेसिकली हम लोग पढ़ रहे हैं कंपनी वाइंडिंग अप. वाइंडिंग अप का मतलब क्या होता है? वाइंडिंग अप का मतलब है कंपनी को बंद करना. ठीक, इतना आसान नहीं होता है, बहुत आसान नहीं होता है इन सब चीज़ों को करना जितना हम लोग पढ़ रहे हैं इन चीज़ों को. क्योंकि वाइंडिंग अप का मतलब है कि कंपनी के कितने एम्प्लॉयज़, कंपनी की एसेट्स, कंपनी के सप्लायर, बहुत सारे लोग, पूरी चेन अफेक्टेड हो जाती है. तो सबके सब इंटरेस्ट को देखा जाता है ध्यान में. तो यहाँ पे एक चीज़ आपको पढ़ने को मिलेगी, ट्रिब्यूनल. और ट्रिब्यूनल का मतलब है, जब कंपनी एक्ट में वाइंडिंग अप की बात हम करते थे तो एप्लीकेशन हाई कोर्ट में दी जाती थी, और हाई कोर्ट में प्रोसेस में आने में थोड़ा सा टाइम लग जाता था. तो एक सेपरेट NCLT बना दिया गया, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल बना दिया गया, जिसको बार बार हम लोग NCLT को ट्रिब्यूनल शब्द से इस्तेमाल करेंगे. उसके पास वही सारी पावर हैं जो कोर्ट्स की पावर होती हैं. नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल सिर्फ कंपनीज मैटर को डिस्कस करता है, इसके अलावा कोई मैटर डिस्कस नहीं करेगा. इसलिए हम लोग यहाँ पे जो अर्लियर सेक्शंस होते थे, कोर्ट पढ़ते थे, उसकी जगह पे अब NCLT रिप्लेस हो चुका है. तो प्लीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा. हो सकता है किसी ने कभी पढ़ा हो कंपनीज एक्ट पहले और कहे कि हमने तो सब कोर्ट के बारे में पढ़ा था, हाई कोर्ट अब करता है. तो सेम पावर कंपनी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास आ गई है, तो हम लोग कोर्ट की जगह NCLT शब्द को मेंशन करेंगे, बेसिकली ट्रिब्यूनल को मेंशन करेंगे. तो वाइंडिंग अप का मतलब होता है कंपनी के बिजनेस को बंद करना. तो वाइंडिंग अप मीन्स under this act, liquidation under the Insolvency and Bankruptcy Code as applicable. Winding up of company includes winding up under Companies Act 2013 and Insolvency and Bankruptcy Code 2016. देखिए, मैंने पहले भी बताया इस चैप्टर की शुरुआत में कि हमारा सिलेबस सिर्फ और सिर्फ कंपनीज एक्ट तक कवर हो रहा है, इसलिए हमने इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड को थोड़ा सा इग्नोर करेंगे. और यहाँ पे हमको ये देखना है कि एक लिखा हुआ है कि इनएबिलिटी टू पे डेब्ट्स का जो कंडीशन थी वो अब ख़त्म हो चुकी है. मतलब कोई कंपनी अगर अपने डेब्ट्स का पहले कंडीशन होती थी, कोई कंपनी अगर अपने 500 रुपये तक से ज़्यादा के डेब्ट्स को पेमेंट नहीं कर, 500 रुपये तक का भी अगर डेब्ट्स नहीं दे पा रही, तो क्रेडिटर वाइंडिंग अप के लिए पिटीशन फाइल कर देता था. अब ये चीज़ ख़त्म हो गई है. नेक्स्ट,
मोड ऑफ वाइंडिंग अप, हम लोग कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हैं, इंसॉल्वेंसी कोड को नहीं पढ़ रहे हैं। मोड ऑफ वाइंडिंग अप, किस तरीके से वाइंडिंग अप किया जाता है। वाइंडिंग अप बाय द ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल मैं आपको बता चुका हूँ। अ कंपनी में ऑन ए पिटीशन मतलब एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 272 बी वाउंड अप बाय द ट्रिब्यूनल if the company has by special resolution resolved that the company be wound up by the tribunal. स्पेशल रेसोल्यूशन मेजोरिटी शेयर्स ने पास किया कि नहीं साहब आप कंपनी चलाना सही नहीं है, प्रॉफिटेबल नहीं है, बंद करिए। इफ द कंपनी हैज एक्टेड अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ sovereignty and integrity of India, the security of state friendly relations with sovereign states, public order, डिसेंसी और मोरालिटी, ट्रिब्यूनल इस कंडीशंस के ऊपर भी आपकी कंपनी, आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो सॉवरेन मतलब भारत की संप्रभुता के अगेंस्ट में है। थर्ड, इफ ऑन एन एप्लीकेशन मेड बाय द रजिस्ट्रार और एनी अदर पर्सन ऑथराइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब आरओसी एप्लीकेशन दे रहा है या कोई और पर्सन सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है, उसकी एप्लीकेशन पे ट्रिब्यूनल क्लोजिंग के ऑर्डर दे सकता है। जैसे सत्यम के केस में हुआ था। सत्यम कंप्यूटर बड़ी नामी गिरामी सॉफ्टवेयर कंपनी थी, क्या हुआ था, केस स्टडी निकाल के थोड़ा सा स्टडी कर देंगे। इफ ऑन एन एप्लीकेशन मेड बाय द रजिस्ट्रार और एनी अदर पर्सन ऑथराइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन अंडर दिस एक्ट, द ट्रिब्यूनल इज ऑफ द ओपिनियन दैट द अफेयर्स ऑफ द कंपनी हैव बीन कंडक्टेड इन ए फ्रॉडुलेंट मैनर, यानी कि धोखाधड़ी के उद्देश्य से। fraudulent manner, or the company was found for fraudulent and unlawful purpose, or the person connected in the formation or management of its affair have been guilty of fraud, misfeasance or misconduct in connection with therewith, and that it is proper that the company be wound up. सारी कंडीशंस लिखी हुई है कि कंपनी का बिजनेस लोगों से धोखाधड़ी करने के लिए बनाया गया, कंपनी ऐसे काम कर रही थी कि जिससे लोगों के साथ धोखाधड़ी हो रही, तो इस सिचुएशन में आरओसी ने बोला, संस्तुति करी, अप्रूवल दिया कि इस कंपनी को बंद कर दिया जाए। फोर्थ है, इफ़ द कंपनी हैज़ मेड ए डिफ़ॉल्ट इन, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसको रेड से हाईलाइट किया हो। इफ़ द कंपनी हैज़ मेड ए डिफ़ॉल्ट इन फाइलिंग विद द रजिस्ट्रार्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल रिटर्न्स फॉर इमीडिएटली प्रीसीडिंग्स 5 ईयर्स, देखिए दोनों चीज़ों की बात करी गई है, ध्यान रखिएगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न्स ऑफ इमीडिएटली प्रीसीडिंग 5 ईयर्स, यानी कि आज 2021 है, इसके पहले के 5 सालों के अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किए तो कंपनी कह रही जब रिटर्न नहीं फाइल कर रहे तो क्यों नहीं कंपनी को बंद कर दिया जाए। नेक्स्ट है, इफ द ट्रिब्यूनल इज ऑफ द ओपिनियन, यानी कि ट्रिब्यूनल ने खुद सुमोटो एक्शन लिया, इफ द ट्रिब्यूनल इज ऑफ द ओपिनियन दैट it is just and equitable that the company should be wound up, बंद कर देंगे। वाइंडिंग अप का मतलब पिटीशन फॉर वाइंडिंग अप, या क्योंकि अभी हमने यहाँ पे जस्ट पढ़ा था अ कंपनी ऑन पिटीशन, तो पिटीशन ऑफ वाइंडिंग अप पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। पिटीशन फॉर वाइंडिंग अप यानी कि एप्लीकेशन ऑफ वाइंडिंग अप के बारे में बात हो रहा है यहाँ पे, और वो कह रहा है पिटीशन में बी प्रेजेंटेड बाय the company itself. Second is any contributory or contributories. Third, all or any of the person specified above, the registrar, any person authorized by central government. In case of the company is not conducted against the national interest by central government or state government, जो हम लोगों ने एक पॉइंट में डिस्कस किया था उसको यहाँ पे मैंने एलेबरेट कर दिया, कौन कौन पर्सन कंपनी के वाइंडिंग अप के लिए एप्लीकेशन दे सकता है, ये हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, आगे कंपनी कंट्रीब्यूटरी मतलब वो पर्सन जिसने कंपनी के शेयर कैपिटल में कंट्रीब्यूशन किया है, और कंपनी या कंट्रीब्यूटरी के अलावा रजिस्ट्रार भी एप्लीकेशन पिटीशन दे सकते हैं। एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ, and fifth, in case affairs of the company conducted against the nation
इंटरेस्ट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट भी पिटीशन डाल सकती कहाँ पे, ट्रिब्यूनल में। ट्रिब्यूनल का मतलब हमने आपको बताया। नेक्स्ट है पिटीशन बाय कंट्रीब्यूटरी, एक्सप्लेन किया है। अ कंट्रीब्यूटरी शैल बी इंटाइटल्ड टू प्रेजेंट अ पिटीशन फॉर वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी। ही मे बी द होल्डर ऑफ फुल्ली पेड अप शेयर्स, द कंपनी में have no assets at all, and third है the company may have no surplus assets left for distribution among the shareholders after satisfaction of its liabilities, and fourth one is share in respect of which he is contributory or some of them were either originally allotted to him or have been held by him and registered in his name for at least 6 months during the 18 months immediately before the commencement of the winding up, or have developed on him थ्रू द डेथ ऑफ ए फॉर्मर होल्डर। कंट्रीब्यूटरी मैंने आपको बताया, जिसने कंपनी के शेयर कैपिटल में कंट्रीब्यूट किया, वो देख रहा है उसके शेयर की कोई वैल्यू नहीं बची, तो कहेगा जब हमारी शेयर की कोई बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग मेरी शेयर की कोई वैल्यू नहीं आ रही। अभी रिसेंटली कंपनी के केस में हुआ है कि उसने अपना बिजनेस बेच दिया, तो अभी रिसेंटली अगर आप बहुत अच्छा एग्जांपल कोट करना चाहें इससे रिलेटेड, परफेक्ट एग्जांपल सुटेबल करता है, और उस कंपनी का नाम है DHFL, दीवान हाउसिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड। किस तरीके से कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए कोई वैल्यू नहीं बची, कंपनी डिलिस्ट करा ली गई थी। देखिएगा केस स्टडी पढ़िएगा DHFL की। नेक्स्ट है पिटीशन बाय रजिस्ट्रार ROC। द रजिस्ट्रार शैल बी एंटाइटल्ड टू प्रेजेंट ए पिटीशन फॉर वाइंडिंग अप अंडर सेक्शन 270 एक्सेप्ट ऑन द ग्राउंड स्पेसिफाइड इन क्लॉज A(1) ऑफ सेक्शन, प्रोवाइडेड दैट द रजिस्ट्रार शैल ऑब्टेन द प्रीवियस सैंक्शन of the central government to the presentation of a petition, and B provided further that the central government shall not accord its sanction unless the company has been given reasonable opportunity of being heard या being representative। देखिए किसी भी पर्सन के खिलाफ किसी भी तरह की वैधानिक कार्यवाही करी जा रही है तो उसका सुनने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है। तो जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर रजिस्ट्रार साहब ने कंपनी बंद करने की कोई ग्राउंड पे एप्लीकेशन दी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी की बात सुनेगी और उनसे कहे कि देखिए आपके ROC कंपनी को बंद करने के लिए अप्रूवल दे रहे हैं, संस्तुति कर रहे हैं, इसमें आपका क्या कहना है। तो वही है मेकिंग रिप्रेजेंटेशंस। पिटीशन प्रेजेंटेड बाय कंपनी, कंपनी खुद कह रही है, अ पिटीशन प्रेजेंटेड बाय कंपनी फॉर वाइंडिंग अप बिफोर द ट्रिब्यूनल शैल बी एडमिटेड ओनली इफ अकम्पनीड बाय स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इन सच फॉर्म एंड इन सच मैनर एज में भी प्रेस्क्राइब। कंपनी के हिसाब हमको बंद कर दीजिए, तो ट्रिब्यूनल कहेगा भाई साहब अपनी बैलेंस शीट लाइए, अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज़ दिखाइए, क्यों आप बंद करना चाहते हैं। मैंने आपको बताया था कंपनी बंद करने का डिसीजन इतना आसान नहीं होता है। क्यों नहीं आसान होता है? इतने सारे एम्प्लॉय, इतने सारे शेयर होल्डर्स, सप्लायर्स, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला तो कंपनी बंद हो जाएगी, सब और एम्प्लॉयड हो जाएंगे। तो रीजंस देखेगा ट्रिब्यूनल। कॉपी ऑफ पिटीशन विद द रजिस्ट्रार, अ कॉपी ऑफ द पिटीशन मेड अंडर द सेक्शन शैल ऑल्सो बी फाइल्ड विद द ROC एंड ROC शैल विदाउट प्रीजुडिस टू एनी अदर प्रोविजन सबमिट हिज व्यू टू द ट्रिब्यूनल विद इन 16 डेज। अब क्या हुआ, कंपनी लॉ के पास या ट्रिब्यूनल के पास एक एप्लीकेशन कंपनी ने सबमिट करी कि सर हमको बंद कर दीजिए, हमारी कंपनी को वाइंड अप कर दीजिए, नॉट बंद कर दीजिए, वाइंड अप कर दीजिए। तो ट्रिब्यूनल उसकी एक कॉपी रजिस्ट्रार को बोलेगा और पास भेजेगा और बोलेगा कि आपकी स्टेट की, आपकी जुडिक्शन की ये कंपनी है और इन्होंने बंद अपने बिजनेस को वाइंड अप करने की एप्लीकेशन दी है, प्लीज़ इस पिटीशन को रिव्यू करिए और 60 डेज़ के अंदर अपना रिव्यू जो फाइंडिंग्स हैं वो मुझे दीजिए। ट्रिब्यूनल ये सारे काम करेगा। पावर ऑफ ट्रिब्यूनल्स, अब हम लोगों ने पढ़ लिया मोड ऑफ वाइंडिंग अप, कौन कौन वाइंडिंग अप के लिए अप्लाई कर सकता है वो हम लोगों ने देखा। ROC करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, कंट्रीब्यूटरी यानी कि शेयर होल्डर्स ने एप्लीकेशन दी है। बाकी एक जो क्लॉज था हमारा क्रेडिटर्स वाला, वो तो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड में मर्ज हो गया तो पढ़ना नहीं है। अब जो ट्रिब्यूनल के बारे में बात हो रही कि ट्रिब्यूनल के पास किस तरह के पावर है, इसको हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, कहते हैं ऑर्डर पास बाय ट्रिब्यूनल, द ट्रिब्यूनल में ऑन रिसीप्ट ऑफ ए पिटीशन फॉर वाइंडिंग अप ऑर्डर अंडर सेक्शन 272 पास एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स, नेमली dismiss it with or without cost, makes any interim order as it thinks fit,
appoint a provisional liquidator of the company till the making of a winding up order, make an order for the winding up of the company with or without cost, or dismiss the order with or without cost, and any other order as it may think fit. Orders by tribunal: make an interim order or as it think fits, make an order for the winding up of the company with or without cost, कहना कि ठीक है आप कंपनी को वाइंड अप करिए. Appoint a provisional liquidator the company till the making of a winding up order, any other order at its think fit. देखिए यहाँ पे जो अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोविजनल लिक्विडेटर का मतलब होता है जब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर कंपनी का मांगा गया तो ट्रिब्यूनल ने एक अपॉइंट कर दिया क्या, लिक्विडेटर. और लिक्विडेटर का क्या काम है, लिक्विडेटर का काम है कि कंपनी की एसेट्स को सेल करके फंड को रियलाइज़ करना और जो भी अमाउंट रिकवर हुआ किस किस को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना, ये काम करना होता है. ये कोर्ट के केस में भी लिक्विडेटर अपॉइंट होता था, यहाँ पे भी लिक्विडेटर अपॉइंट, जब कोर्ट इंटरफेयर हाई कोर्ट अपॉइंट करता था लिक्विडेटर, अब यहाँ पे ट्रिब्यूनल अपॉइंट कर रहा है, जो पुराने सेक्शंस की मैं बात कर रहा हूँ. एंड पार्ट 2 जो इसका आता है वॉलेंट्री वाइंडिंग अप, सेक्शन 304 से 323 ओमिटेड हो गए, मतलब ये सारे सेक्शन उठ के अब बैंक्रप्सी एंड इंसॉल्वेंसी को 2016 में मर्ज हो गए, इसलिए इस स्लाइड को मैंने पूरा सेक्शन के संग में ओमिटेड मतलब ब्लैंक रखा हुआ है. आगे बढ़ते हैं. अब लिक्विडेटर अपॉइंट हो गया, ट्रिब्यूनल ने लिक्विडेटर अपॉइंट किया. अब लिक्विडेटर ने एसेट्स को सेल करके लायबिलिटीज़ को पेमेंट करने का काम शुरू किया. उसके ऊपर बात आ रही है, कह रहे हैं ओवर राइडिंग प्रेफरेंशियल पेमेंट, और ध्यान रखिएगा इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं. डेब्ट्स टू बी पेड इन प्रायोरिटी, कह रहे हैं जो भी सिक्योर्ड डेब्ट्स हैं, सपोज बिल्डिंग को सिक्योर करके कंपनी से ने बैंक से लोन लिया हुआ है, तो बिल्डिंग को बेचने से जो अमाउंट रियलाइज हुआ वो सिक्योर्ड डेब्ट को दे दिया जाएगा, वो बात हो रही है. इन द वाइंडिंग अप ऑफ ए कंपनी अंडर दिस एक्ट the following debt shall be paid in priority to all other debts, workman's due, and where a secured creditor has realized a secured assets, so much of the debts due to such secured creditor as could not be realized by him, or the amount of the workman portion in his security, whichever is less, pari passu with the workman dues. पहले उनको भी ध्यान में रखना, pari passu लैटिन वर्ड है. Proviso mentioning the debt shall be paid in full. The debt payable under the provision shall be paid in full before any payment is made to secured creditors, and thereafter debts payable under that subsection shall be paid in full unless the asset, कह रहा है कि डेप्ट जो सिक्योर्ड पोर्शन है उसको पेमेंट कर दीजिए, फिर जो बच रहा है फिर उसको आगे पेमेंट करना है. Unless the assets are insufficient to meet them, in which case they shall abate in equal proportion. देखिए जब बैलेंस शीट की एसेट्स और लाइबिलिटी साइड बराबर है, दैट मीन्स हमने एसेट्स का वैल्यूएशन लाइबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग ही तो किया हुआ है, तभी तो बराबर आ रहा है. और कई बार ऐसा होता है कि आप देखते होंगे कि आपको ये भी बताया गया कि लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करना, बट लैंड के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करना है. तो कई बार ऐसा होता है कि एसेट्स को सेल करने से अच्छा खासा अमाउंट रियलाइज हो जाता है, लेकिन बैलेंस शीट हमको कुछ अलग पिक्चर शो कर रही होती है. क्यों? क्योंकि हम लोग एसेट्स को रिकॉर्ड करते हैं हिस्टोरिकल प्राइस पे, मार्केट प्राइस पे नहीं करते हैं. आगे प्रेफरेंशियल पेमेंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड रेलिवेंट टॉपिक ऑफ दिस वाइंडिंग अप टॉपिक. In a winding up, subject to the provision 326, there shall be paid in priority to all other debts. All revenue, देखिए क्या क्या टैक्सेस को, डेब्ट्स को प्रायोरिटी बेसिस पे पेमेंट, सिक्योर्ड के बाद ये पेमेंट होने, ये ध्यान रखिएगा. All revenue, taxes, cess, rate dues from the company to central government, state government, local authority at the relevant date and having become due and payable within 12 months immediately before that date. All wages, salary, wage payable from time or piece worker and salary earned wholly or in part by way of commission of any employee in respect of services rendered to the company and due for a period not exceeding 4 months
विद इन 12 मंथ इमीडिएटली बिफोर द रिलीवेंट डेट। रिलीवेंट डेट का मतलब जिस डेट को वाइंडिंग अप किया ऑर्डर किया गया। ऑल एक्रूड हॉलीडे रेम्यूनरेशन बिकमिंग पेबल टू एनी एम्प्लॉई और इन द केस ऑफ हिज डेथ टू एनी अदर पर्सन claiming under him on the termination of his employment before or by the winding up order. All amount due in respect of contribution payable during the period of 12 months immediately before the relevant date by the company as the employer of the person under the employee state insurance ESIC का भी पेमेंट करना है, ये इन्होंने आपको यहाँ पे बताया। Unless the company has at the commencement of winding up under section mentioned section 14 of the Workman Compensation Act 1923 rights capable of being transferred to and vested in the workman all amount due in respect of any compensation or liability for compensation under the act in respect of death or disablement of any employee of the company। यहाँ पे प्रायोरिटी की बात हो रही, ध्यान रखिएगा। Provided that where any compensation under this act is weekly payment, the amount payable under this clause shall be taken to the amount of the lump sum, मतलब लगभग अमाउंट देना होगा अगर वीकली पेमेंट आप करते हैं। If redeemable be redeemed if the employer has made an application under the act। All sum due to an employee from the provident fund, provident fund में जो पैसा जमा है, पेंशन फंड में जो पैसा जमा है, ग्रेचुटी का जो पैसे हैं, वो सारे के सारे जो भी एम्प्लॉय वेलफेयर के जो फंड्स हैं वो सब एम्प्लॉय को दिए जाएंगे जब भी भले ही कंपनी की वाइंडिंग अप हो रही हो। नेक्स्ट है द एक्सपेंसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन हेल्ड सो फार देयर आर पेबल बाय द कंपनी। और जो इन्वेस्टिगेशन किसने करी, रजिस्ट्रार ने, तो जो भी खर्चे हैं वो कंपनी बियर करेगी, ये आपको बताया गया। इस तरीके से यहाँ पे आके आपका ये पूरा का पूरा टॉपिक वाइंडिंग अप का कवर अप हो जाता है और कंपनीज एक्ट का भी प्रोविज़न यहाँ से कंप्लीट हुआ। तो कंपनी के फॉर्मेशन से स्टार्ट करते हुए हम लोग कंपनी के एंड तक आ गए हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। थैंक यू।